नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद के कामयाब हो जाने के बाद उन्हें वज़ीर आज़म का ओहदा गंवाना पड़ा और अब मुत्तहिदा अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। चुनाचे मियाँ शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नए कायदे ऐवान ज़ेरीन के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी हासिल किए थे। ताहम शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अपोजिशन के कायद ऐवान के लिए मुश्तरका उम्मीदवार है। उधर इमरान खान की जमात PTI की जानिब से वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल करेगी। कागजात नामजदगी आज 2 बजे दिन तक जमा कराए जा सकते थे। कागजात की जांच पड़ताल 3 बजे मुकम्मिल हुई। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ बरा दे गए तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने असम्बली एजेंडा जारी किया था, जिसके मुताबिक नेशनल असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब पीर यानी 11 अप्रैल को होगा। जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें मैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा। अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आखिर में आपका जनाब चेयरमैन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े एहसन तरीके से आपने आज की इस तारीखी कार्रवाई को आपने चेयर किया और उसको आपने अकम्प्लिश किया। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, आप और मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन है ये आज। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं। उत्तर प्रदेश के CM ऑफिस और महकमे मौसमियात के बाद अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ट्विटर अकाउंट हैक होने की इत्तला मिली है। UGC का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों में तीसरा बड़ा ट्विटर अकाउंट है जिसे हैक किया गया। हैकर ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ट्विटर अकाउंट को अपने कंट्रोल में ले लिया और दुनिया भर में बहुत से नामालूम लोगों को टैग करते हुए कई गैर मुताल्लिका ट्वीट्स किए। हैकर ने प्रोफाइल फोटो के तौर पर कार्टूनिस्ट की तस्वीर को इस्तेमाल किया। तारीफ के नाम @UGC_India ट्विटर हैंडल के तकरीबन 2,96,000 फॉलोअर्स हैं। यह अकाउंट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मुंसलिक है। यूक्रेन पर रूसी हमले को इतवार के रोज 44 दिन पूरे हो गए। अब तक जंग का कोई अंजाम नहीं निकला, जिसकी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन के क्राइमस्टोक में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले का हुक्म देने वाले जनरल अलेक्सांद्र डोनिकोव को नया कमांडर अपॉइंट किया है। जनरल अलेक्सांद्र को काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है। अब यूक्रेन में फौजी मुहिमात की निगरानी की कमान वही संभालेंगे। ये पहला मौका है जब रूस ने यूक्रेन में पानी, ज़मीन और हवाई फौजी कार्रवाइयों के तालमेल के लिए एक सेंट्रल कमान का गठन किया है। इसी दौरान ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन यूक्रेन दौरे पर पहुंचे। जॉनसन कीव की सड़कों पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ घूमते नजर आए। जॉनसन ने रूस के साथ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को $130 मिलियन यानी करीब 9.8 अरब रुपए देने का ऐलान किया। जॉनसन ने यूक्रेन को मॉडर्न मिसाइल समेत कई हथियार देने का भी ऐलान किया।
такий радий вас бачити. Я люблю Британію. Вона врятувала нас. І я, мої діти, мої внуки будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття. Ці спогади. Це нам дуже потрібні. Всі це знають. But it's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job. And we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Дякую, Борис. Я ніколи в житті не мріяв вас зустріти. Це найкраща зустріч в моєму житті. My dad. Here. The cars can move. माशी बहरान से जूझ रहे श्रीलंका में हुकूमत से सेंट्रल बैंक के बीच ठन गई है। सेंट्रल बैंक गवर्नर का कहना है कि अगर हुकूमत हमारे काम में दखल ना दे तो हालात में सुधार हो सकता है। माशी बहरान से जूझ रही श्रीलंका के खजाने में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी मौजूद है। आम जरूरत की चीजों की बेहद कमी है। दूसरी तरफ लोगों में सदर गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हो रहा है। बारिश के बीच भी सड़कों पर मुजाहरे जारी है। इस बीच श्रीलंका के वजीर फाइनेंस अली साबरी ने कहा कि उनके मुल्क को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की जरूरत है जिससे कि इन हालात से निकला जा सके। श्रीलंका में बेलगाम महंगाई की वजह से न्यूज एजेंसियों की अखबारों की प्रिंटिंग पर भी असर पड़ा है। खर्च बचाने के लिए बहुत से अखबारों ने अपने पेजेस में कमी की है। इसके अलावा कुछ अखबारों ने इतवार के स्पेशल एडिशन के लिए हफ्ते को प्रिंटिंग रोक दी। साबरी ने IMF से मदद की अपील की है। बहरान से निपटने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की माशी मदद अब तक कर चुकी है। वहीं अपोजिशन कायद साजिद प्रेमदासा ने इस पूरे क्राइसिस के लिए वहां की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और इस्तीफा का मुतालबा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि उन्हें खुशी है कि वजीर आजम किसान सम्मान निधि और ज़िराअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। मोदी ने आज ट्विटर पर कहा कि हमारे किसान भाइयों पर और बहनों पर मुल्क को फख्र है। वो जितने मजबूत होंगे नया हिंदुस्तान उतना ही खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि PM किसान निधि और ज़िराअत से मुतालिक दीगर स्कीमें मुल्क के करोड़ों किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ PM किसान सम्मान निधि का पोस्टर भी शेयर किया। इसमें लिखा कि किसान की मेहनत को दे रही एक मजबूत बुनियाद देना PM किसान सम्मान निधि की किस्त हर बार। किसानों को सीधी मदद देने के लिए PM किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर व्यू पॉइंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर
वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस व्यू पॉइंट को पंजाब के वाघा अटारी बॉर्डर की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ एक फोटो गैलरी भी बनाई गई है। नड्डा बेट में हथियारों का एग्जीबिशन भी किया जाएगा, जिसमें बंदूकें, टैंक और कई जंगी आलात शामिल हैं। मोदी जी ने यहाँ पर पर्यटकों के लिए फर्नीचर और इंटीरियर वर्क के साथ 3 आधुनिक प्लाजा बनाए, विश्राम स्थल बनाए, 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया, चेंजिंग रूम बनाए, 22 दुकानें, रेस्टोरेंट बनाए, डेकोरेटिव लाइटिंग होने वाला है, सोलर ट्री और सोलर रूफटॉप। लगभग यहाँ का 30% बिजली सोलर बिजली है। इस प्रकार का एक आधुनिक से आधुनिक सेंटर बनाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त रिटेलिंग वॉल, बीएसएफ बैरेक, और पहले ब्लॉक की सुविधा, 5000 लोगों की जहां आप लोग बैठे हैं, ये बड़े ग्राउंड जहां पर रोज शाम को परेड भी होगी और बीएसएफ की गाथा भी सुनाई देगी। बच्चों को खेलने की सुविधाएं और 100 फुट ऊंचा ये तिरंगा आसमान को जो छू रहा है, ये सभी यहाँ की आकर्षण के केंद्र हैं। ये सभी तीनों विंग, समुद्री, वायु और आर्टिलरी, इसका परिचय यहाँ पर बीएसएफ की गैलरी में होगा। यहाँ पर 6 गैलरियां बनी हैं, वो हमें देश के सभी सीमाओं का परिचय कराएंगे। जहां यहाँ बीएसएफ है और गुजरात के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी, बनासकांठा और नड्डा बेट के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी बनाई गई है। मित्रों, बॉर्डर टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है और यहाँ मीटिंग रिट्रीट समारोह जो भरोसा है कि इसके आकर्षण का केंद्र बनेगा। बॉर्डर टूरिज्म के माध्यम से बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर के सीमा प्रहरियों के साथ जनता का संवाद और सीमा प्रहरियों के प्रति जनता के मन में एक आकर्षण का भाव, ये तीनों उद्देश्य इस कार्यक्रम से हर होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी ने सरहदों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं यहाँ पर आप सभी को, विशेष कर बनासकांठा के लोगों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ, क्योंकि अब बनासकांठा न केवल गुजरात के लोग पूरे के पूरे देखेंगे, देश भर में नड्डा बेट के कारण बनासकांठा आकर्षण का केंद्र बनेगा और हमारे सरहदी जिले के अंदर पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेगी। मित्रों, मोदी जी ने यहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को गुजरात के जूनागढ़ के गाठिला में वाक़े अमिया माता मंदिर में मुनक़िदा 14वें यौम तासीस की तक़रीबात से रामनवमी के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवाम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत और मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने इज्तिमाई ताकत और फिक्र को महसूस किया। मोदी ने मंदिर के यौम तासीस और रामनवमी के मौके पर मौजूद लोगों को मुबारकबाद दी। चैत्र नवरात्रि के पुरमसरत मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि माँ सिद्धिदात्री अकीदतमंदों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा रियासत और मुल्क की बेहतरी के लिए इज्तिमाई ताकत और फिक्र को महसूस उन्होंने किया। अयोध्या और पूरे मुल्क में रामनवमी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने 2008 में मंदिर को वक्फ करने और पिछले कई बरसों से अमिया माता को मत्था टेकने का मौका मिलने पर भी शुक्रिया का इजहार किया। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આમ તો ડિસેમ્બર મહિનામાં અમદાવાદમાં ઉમિયાધામ માતા મંદિર અને ઉમિયાધામ કેમ્પસ એના શિલાન્યાસનો મને અવસર મળ્યો હતો અને આજે ગાંઠીલામાં આવા ભવ્ય આયોજનમાં
આપ સૌએ મને નિમંત્રણ આપ્યું, રૂબરૂ આવ્યો તો મને વધારે આનંદ થાત, પણ રૂબરૂ નથી આવી શક્યો. પણ દૂરથી પણ બધા જૂના જૂના જોગીઓના દર્શન થઈ રહ્યા છે, એ પણ મારા માટે ખુશીનો વિષય છે. આજે ચૈત્ર નવરાત્રીનો 9મો દિવસ છે. મારી આપ સૌને મંગલ કામના છે કે માં સિદ્ધદાत्री आप સૌની સારી કામનાઓ પૂર્ણ કરે. જપ તપની ભૂમિ એટલે આપણો ગિરનાર, અને ગિરનારમાં બિરાજમાન માં અંબા, અને એ જ રીતે શિક્ષા દીક્ષાનું સ્થાન પણ આ ગિરનાર ધામ, અને ભગવાન દત્તાત્રેય જ્યાં બિરાજતા હોય આવી આ પુણ્ય ભૂમિને પણ હું પ્રણામ કરું છું. આ માના જ આશીર્વાદ છે કે આપણે બધા સાથે મળીને હતા સર્વદા ગુજરાતની ચિંતા કરતા રહ્યા છીએ, ગુજરાતના વિકાસને માટે મથતા રહ્યા છીએ, ગુજરાતના વિકાસ માટે હંમેશા કંઈ ને કંઈ યોગદાન આપતા રહ્યા છીએ, અને સાથે મળીને કરી રહ્યા છે. અને મેં તો આપણી આ સામૂહિકતાની શક્તિ એનો હંમેશા અનુભવ કર્યો છે. આજે જ્યારે પ્રભુ રામચંદ્રજીનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ પણ છે, અયોધ્યામાં તો અતિ ભવ્યતાપૂર્વક ઉત્સવ મનાવાઈ રહ્યો છે, દેશભરમાં મનાવાઈ રહ્યો છે. એ પણ આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વની બાબત છે. મારા માટે તમારા બધા વચ્ચે આવવાનું કંઈ નવું નથી, માં ઉમિયાના ચરણોમાં જવાનું પણ નવું નથી. શાયદ कांग्रेस की खवातीन विंग की सरबराह नीता डिसूजा ने हफ्ते को एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में महंगाई पर बहस करती नजर आ रही है. दोनों के दरमियान बहस उस वक्त शुरू हुई जब कांग्रेस लीडर ने तैयारे से उतरते वक्त स्मृति ईरानी से सवाल किया. कांग्रेस लीडर के जरिए शेयर करदा वीडियो में मरकजी वजीर रिकॉर्डिंग को रोकने का इशारा करते हुए नजर आ रही हैं. नीता डिसूजा ने ट्वीट किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजीर स्मृति ईरानी जी से गुवाहाटी की परवाज में मुलाकात हुई. जब उनसे एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वैक्सीन, राशन और गरीबों को भी जिम्मेदार ठहराया. वीडियो जरूर देखें. आम लोगों के दुखों पर उसने क्या रद्दअमल जाहिर किया. वीडियो में मरकजी वजीर ने जवाब दिया कि कांग्रेस लीडर रास्ता रोक रही है. एलपीजी की किल्लत और गैस के बगैर चूल्हे के बारे में पूछे जाने पर मरकजी वजीर ने कहा कि बराह करम झूठ ना बोले. ईरानी ने कहा कि वबाई इमराज के आगाज के बाद से लोगों को पिछले 29 महीनों से मुफ्त राशन मिल रहा है. Happy Bihu without stoves, without gas, with anything. And please don't lie. No, we are lying. Gas is Madam, you are misappropriating. No, it is. You have to let everybody know that. Let everybody know. Yes. Why is the rates? Like Why? I said, ma'am, Why is the rates of gas? 30 crore people are getting No. free for 25. No. So does that mean? They are delivered by state Does government. that mean that But like I the said, rates of gas? lovelies are not accosted. No one has been accosted. Have, ma'am. No. Without my permission. Oh my God! Then you are in a position. You are a minister. Everybody, ma'am. everybody. 1.8 million vaccine doses, ma'am, have been come through, ma'am. बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस एमपी राहुल गांधी पर पलटवार किया. मायावती ने कहा कि वो राहुल के बयान की मजम्मत करती है. इस बयान से कांग्रेस की बीएसपी के तहत नफरत साफ नजर आ रही है. बता दें कि राहुल ने हफ्ते के रोज कहा था कि उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने और उनको सीएम बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मैसेज का जवाब तक नहीं दिया. मायावती ने कहा कि
मरहूम राजीव गांधी ने बहुजन समाज पार्टी की बेइज्जती करते हुए मरहूम कांशीराम को CIA एजेंट बताया था। अब उन्हीं की तरह उनका बेटा राहुल गांधी भी BSP पर BJP के साथ मिले होने का इल्जाम लगाकर बेइज्जत कर रहा है। मायावती ने कहा कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़े थे, फिर भी BJP आ गई। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। मायावती ने कहा कि राहुल पहले अपने बिखरते हुए घर को संभाले। कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। लोग कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। कांग्रेस ने दलितों के लिए कभी कुछ नहीं किया। मायावती ने कहा कि राहुल के बयान में उनकी सोच और नेगेटिव मेंटालिटी साफ दिखाई दे रही है। ये BSP को बदनाम करने की कोशिश है। राहुल का CM बनाने वाला बयान बिल्कुल गलत है। मायावती ने कहा कि 2007 में यूपी में BSP की हुकूमत बनी थी। 2010 में अयोध्या का फैसला आने वाला था। मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन मांगने के बावजूद हमें फोर्स नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने मायावती के साथ इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया था। हफ्ते को राहुल ने कहा था कि हमने असेंबली इंतखाबात में मायावती को CM बनाने और उनके साथ इलेक्शन लड़ने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी के एक बयान को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि वजूहात कुछ भी हो, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को असेंबली इंतखाबात में जीतने का एक महफूज रास्ता दिया। राहुल गांधी ने अपने बयान में BSP सरबराह पर उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद ना बनाकर दलितों की आवाज बनने से इनकार करने का इल्जाम लगाया था। जबकि मायावती ने जवाबी हमला किया तो खड़गे ने राहुल गांधी के बयान को यह कहकर दुरुस्त करार दिया कि वजूहात कुछ भी हो, BSP सुप्रीमो ने BJP को असेंबली इंतखाबात में जीत दिलवाई है। खड़गे ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा की क़यादत में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। कांग्रेस चाहती थी कि BJP आम लोगों, खवातीन और दलितों पर जो मजालिम उठाती है उस पर किसी तरह रोक लगे। उन्होंने कहा कि सब देखकर प्रियंका गांधी ने मायावती से कहा था कि वो कांग्रेस के साथ आए और BJP के खिलाफ इत्तेहाद की क़यादत करें, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ऐसा नहीं कर पाई, चाहे जो भी इसकी वजह हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों की जानिब से शिवसेना के सदर दफ्तर के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाए जाने पर रद्दमत जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो मरी हुई पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिंदुत्व के बारे में सब जानते हैं, हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया था। TMC कायर बहादुर शेख के कत्ल के मामले में CBI ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR IPC की सेक्शन 302 और दीगर सेक्शंस के तहत दर्ज की गई है। शेख की मौत का बदला लेने के लिए बंगाल के बीरभूम जिले के बेगुटोई गांव में 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। कोर्ट ने उन 9 मर्डर्स की जांच भी CBI को ही सौंपी है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के बिशंबर नगर खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबीन तसादुम आराई में एक जंगजू मारा गया, जबकि उसका साथी इलाके में फंसकर रह गया, जिसको मार गिराने की खातिर इजाफी अहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई। IG कश्मीर के मुताबिक श्रीनगर में CRPF अहलकारों पर हुए हमले में महलूक जंगजू का हाथ था। पुलिस जराये ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि श्रीनगर के बिशंबर नगर खानियार इलाके में मिलिटेंट्स के छुपे होने की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए घर घर तलाशी शुरू की। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार एक मुश्तबा मकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद जंगजुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक हिफाजती अमले ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इब्तदाई गोलियों के तबादले में एक जंगजू मारा गया, जिसकी शिनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। 4 तारीख को श्रीनगर में CRPF के नाका पर अटैक हुआ था, डेडली अटैक, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में हफ्ते के रोज गौ रक्षकों और पुलिस ने गौ स्मगलर्स को पकड़ने के लिए उनका 22 किलोमीटर पीछा किया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें टायर फटने के बाद भी गौ स्मगलर्स रिम के सहारे गाड़ी दौड़ाते दिख रहे हैं। यही नहीं, स्मगलर्स ने चलती गाड़ी से गायों को भी फेंका और पीछा कर रहे गौ रक्षकों पर फायरिंग भी की। फिल्मी स्टाइल में इतनी दूर तक चली
इस धरपकड़ में पुलिस ने 5 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। इन स्मगलर्स ने 2 टायर के सहारे गाड़ी दौड़ाई और फिर खुद को घिरा देख फ्लाईओवर से कूद गए। गुरुग्राम के डीएसपी क्राइम राजीव देशावाल के मुताबिक करीब 6 स्मगलर्स अपनी गाड़ी में गाय ले जा रहे थे। गौरक्षकों ने उनका पीछा किया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की गाड़ियों ने भी उनका पीछा किया। हफ्ते को गौरक्षक दल के अरकान को पता चला था कि दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते गायों की स्मगलिंग की जा रही है। उसके बाद ही ये पूरा मामला शुरू हुआ था। नोएडा में तकरीबन 100 मीटर ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर्स को मुनज़्ज़म करने का ट्रायल इतवार यानी आज शुरू किया गया। ये इमारत 22 मई को मुनहदम कर दी जाएगी। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा इतनी ऊंची इमारत गिराई जाएगी। 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराने का काम मुंबई की एडफिस एजेंसी को दिया गया है। कंपनी ने इस काम के लिए जनूबी अफ्रीकाई कंपनी डिमोलिशन एजेंसी को अपना पार्टनर बनाया। इमारत में 5 किलो बारूदी मवाद ट्रायल के लिए नस्ब किया जाएगा और 5 धमाके किए जाएंगे। ये टावर गैर कानूनी तौर पर सुपरटेक बिल्डर्स ने बनाए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया। इमारत को गिराने की तैयारियों के दरमियान इसके इर्द गिर्द पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई है और उस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। मकामी लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके तहत धमाके के वक्त आसपास की इमारतों से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ट्विन टावर को तोड़ने में तकरीबन 18 करोड़ की लागत आएगी। एक अंदाजे के मुताबिक इमारत से तकरीबन 25,000 टन मलबा निकलेगा। फिलहाल तहखाने और 14वीं मंजिल में धमाका खैज मवाद की मदद से धमाका किया जाएगा और इमारत की 5 सुतूनों में भी धमाका किया जाएगा। कर्नाटक के मैंगलोर से एक तेज रफ्तार BMW कार ने डिवाइडर पार करते हुए सड़क के दूसरी तरफ एक स्कूटी सवार खातून को रौंद दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्कूटी में टक्कर मारने के बाद वो उसे धकेलते हुए पीछे से आ रही दूसरी कार से जा टकराई। इस दौरान स्कूटी सवार खातून दोनों कारों के बीच फंस गई। ये पूरा वाकया मैंगलोर के बल्लभगढ़ जंक्शन का है। हालांकि स्कूटी के पीछे आ रही कार ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिए थे, जिससे स्कूटी सवार खातून की जान बच गई। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण 23 अप्रैल को पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सरबराहों के साथ मीटिंग करेंगी। इस मीटिंग में वज़ीर फाइनेंस सरकारी स्कीम्स की परफॉर्मेंस और मईशत के रिवाइवल को लेकर बातचीत करेंगी। इसके साथ ही लोन देने वाली इंस्टीट्यूशंस के मुजाहरे पर भी रिव्यू किया जाएगा। माली साल 2022-23 का बजट पेश करने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सरबराहों के साथ वज़ीर फाइनेंस की पहली मीटिंग होगी। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी स्कीम्स की तरक्की और अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर्स के मुजाहरे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुल्क की सरकर्दा एयरलाइन इंडिगो मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाकर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। मार्च 2022 के लिए OAG फ्रीक्वेंसी और कैप्टनसी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में मालूमात दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च 2022 तक मौसूल होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक इंडिगो ने 20,02,000 से 20,20,000 से ज़्यादा मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया था, जो कि एशिया की किसी भी एयरलाइंस के लिए सबसे ज़्यादा है। OAG ने इंडिगो को दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली एयरलाइंस करार दिया, जिसमें मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में 41.3% का इजाफा हुआ। इस साल 28 मार्च तक दस्तियाब आदाद शुमार की बुनियाद पर कंपनी ने 20 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। मुसाफिरों के लिए दस्तियाब सीटों की तादाद के लिहाज से इंडिगो दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरलाइंस में शामिल है। एयर पोल्यूशन के चलते साउथ एशिया के शहरों में सबसे ज़्यादा लोगों को वक्त से पहले जान गंवानी पड़ी है। एक रिसर्च में बताया गया है कि इंडिया के मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे, अहमदाबाद में एयर पोल्यूशन की वजह से 14 साल से ज़्यादा उम्र के 1 लाख लोगों की अचानक मौत हुई है। स्टडी में ये भी पता चला है कि जो ग्लोबल पोल्यूशन चल रहा है उससे जिन मुल्कों पे इसका असर हो रहा है, उन शहरों में 14 साल में लगभग 1,80,000 अचानक अमवात रिपोर्ट हुई है, जिसकी सबसे अहम वजह एयर पोल्यूशन बताई गई है। साइंटिस्टों की एक इंटरनेशनल टीम ने 2005 से 2018 तक के लिए गए नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट से मिले डेटा की बुनियाद पर यह स्टडी की है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।